पर हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लोकशाही के खिलाफ है, दंडुकेशाही है। एक दूसरे से अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। कोरोना मुंडे पकड़ी जाती है, उनको रोका जाता है, उनके गाड़ी में रिवॉल्वर रखा जाता है, उनको गिरफ्तारी हुई, अभी तक शायद जमानत भी नहीं हुई। किरीट सोमैया तो एक्स एमपी है, उनको जेड सिक्योरिटी है। जेड सिक्योरिटी जिनको है उनको कैसे रोका जाता है मुझे भी नहीं समझ में आता है। शायद अब ये दिल्ली होम डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करेगी। तो यदि कोल्हापुर ज़िले के कलेक्टर और एसपी को यह साक्षात्कार हुआ कि इन पर हमला हो सकता है, तो हमला न हो इसकी उन्होंने चिंता कर दी है। वो किस लिए है? इतना बड़ा पुलिस फोर्स ये कहने के लिए, हतबलता व्यक्त करने के लिए है क्या कि आपके हम सिक्योरिटी नहीं कर सकते, ज़रा बिल्कुल मत आओ? उनको क्यों नहीं आपने नोटिस दी? 144 है, आप बिल्कुल रास्ते पर आएंगे तो तंगड़ी तोड़ देंगे, इन्हें क्यों नहीं कहा? ये सारा सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है और आपसी संवाद बिल्कुल नहीं। अब सेना ने पत्रक निकाला है या कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये कार्रवाई हुई, हमको जानकारी नहीं। ऐसे राज्य चलाते हैं क्या कि होम डिपार्टमेंट अलग से निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं? वैसे भी मैंने जब सरकार बनी तो ये कहा ही था कि उद्धव जी आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप होम मिनिस्ट्री मत दो। तो होम मिनिस्ट्री दी, अब भुगतो जो भोगना है वो। जैसे आपने कल कहा था कि एक तरफ आतंकवादी हमलों की बातें हो रही है, पकड़े जा रहे हैं लोग, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई आम आदमी जैसे कि किरीट सोमैया के ऊपर की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो वह मैंने कल कई बार कहा कि किरीट सोमैया जी कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बलात्कारी नहीं है, कोई डकैत नहीं है। आतंकवाद के काफ़ी सालों के बाद कुछ सिम्टम्स मिलने शुरू हुए हैं, उसकी चिंता नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने अगर एक्शन लेनी पड़ती है, आप तो नींद निकाल रहे हैं, आपके तो आधा डिपार्टमेंट अंदर ही बैठा है ना जेल में। आप लोगों को जेल में भिजवाने के बजाय आपके आधे लोग जेल में बैठे हैं। आपका मुंबई पुलिस कमिश्नर एब्सकॉन्ड है। तो ये आतंकवाद वगैरह रहा बाजू में, और जो लड़ाई कानून से लड़ी जाती है, आपको ईडी की नोटिस आएगी, अब ईडी के सामने आपने कागज़ पत्र देने हैं, ईडी कन्विंस नहीं हुई तो फिर एक्शन शुरू हो जाएगी। तो अच्छे वकील अपॉइंट करके ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो 25,000 लोग इकट्ठे आएंगे और किरीट सोमैया को जान को खतरा है, फिर हम चप्पल मारेंगे, तो चप्पल मारेंगे इसमें क्या बड़ा पुरुषार्थ है? कानून से लड़ो भाई। अब ईडी आएगी तो उनको भी आप रोकेंगे क्या? मैं तो ये मांग करता हूँ कि ये सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते हैं। जब इनकम टैक्स की रेड इन पर हुई तो ऐसे 500,000 लोग घर के सामने आकर बिठाए, घोषणा नारे, वो बेचारे घबर गए। क्या बड़ा पुरुषार्थ है? कानून से लड़ो भाई। अब ईडी आएगी तो उनको भी आप रोकेंगे क्या? मैं तो ये मांग करता हूँ कि ये सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते हैं। जब इनकम टैक्स की रेड इन पर हुई तो ऐसे 500,000 लोग घर के सामने आकर बिठाए, घोषणा नारे, वो बेचारे घबर गए। हाँ, वहाँ के तब के एसपी ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया और फिर ईडी को सारे कागज़ लेकर पुणे आना पड़ा। हमारी ये डिमांड है कि 2.5 साल हुए ये जो इनकम टैक्स की रेड हुई उसका रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है? हमने अमित भाई को कहा है कि इसका कुछ मिला नहीं, उस प्रकार से रिपोर्ट। हमारे अजय मुश्रीफ जी हमारे मित्र है भाई, कुछ मिला नहीं, ये भी सामने आना पड़ेगा ना। अजय मुश्रीफ जी आज बोले हैं कि कानूनी कार्रवाई होने दीजिए, आरोप लगा रहे हो जो भी है। ये कानूनी कार्रवाई है कि आरोप लगाते वक्त पहले जिस मोहल्ले में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो कारखाना आता है, उसके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देनी पड़ती है। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो कोर्ट में जाना होता है, जो अनिल देशमुख वाले मामले में हुआ। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया, फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है, तो उन्होंने दर्ज नहीं की थी, तो कोर्ट ने उनको झाड़ा। लेकिन जयश्री पाटिल खड़ी होकर बोली कि मैंने कंप्लेंट लॉन्च की लेकिन एफआईआर दाखिल न हुआ। तो 1 घंटा कोर्ट एडजर्न हुआ और 1 घंटे के बाद डिसीजन आया कि सीबीआई लगाओ। दिस इज़ अ प्रोसीजर। अब वही कहते हैं कि किरीट जी को प्रोसीजर के मार्ग से चलने दो, वो आएंगे मुरगुड़ में, आपके घर में खाना खाने के लिए आएंगे। अपनी परंपरा ऐसी है ना कि हमारे कोकण में 2 भाई दिन भर कोर्ट में एक दूसरे के साथ केस लड़ने के बाद शाम को बम्बई वाला भाई या भाई के घर में खाना खा कर जाता है। ये ना आने की वजह से या फिर वो ऑफर ठुकराने की वजह से? कोई ऑफर हमने दी नहीं और हमारी ये कार्यपद्धति नहीं है कि किसी को डरा धमका कर। वो कार्यपद्धति राष्ट्रवादी की है, शिवसेना की कुछ मात्रा में है, ये हमारी कार्यपद्धति नहीं है।
हम लोगों को कहते हैं कि भाई अभी ये मोदी जी के कारण भवितव्य बीजेपी को है, कांग्रेस में क्या भवितव्य है, 2 साल वो अपने अध्यक्ष भी नहीं चुन कर सके। राष्ट्रवादी में क्या भवितव्य है, पवार जी है तब तक सब चलेगा। शिवसेना में क्या भवितव्य है, ऐसा हम समझाते, हम धमकाते नहीं किसी को। लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं कि भाजपा के भी कई लोग शिवसेना के रास्ते पर हैं। करिए करिए करिए, तो 19 महीने से बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, बीजेपी को एमएलए बाहर निकलेंगे, बीजेपी के नेता पर कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के लोग बाहर निकलेंगे। अरे भाई करिए ना भाई। उन्होंने कहा है कि ये सारी पुरानी बातें है, बिना कड़ीला ऐसे प्रकार से विधान सामने आए। ऐसा है कि 100 साल के बाद भी खून करके ज़मीन में गाड़ा हुआ जो डेड बॉडी है ना, वो निकलती है, और निकलने के बाद उसकी इंक्वायरी होती है, और 100 साल वो जो क्राइम है वो दब के रहा तो 100 साल के बाद भी शिक्षा होती है। जो भाजपा के राज्यसभा के लिए कौन प्रत्याशी होंगे? संजय उपाध्याय जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता, राज्य के सेक्रेटरी रहे, अब मुंबई के जनरल सेक्रेटरी है, वो हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार रहेंगे। 22 को लास्ट डे सुबह 11 बजे मैं स्वयं फॉर्म भरने के लिए जाऊँगा। महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से जो ये कार्रवाई हो रही है, तो आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में समन्वय का अभाव है? समन्वय का अभाव है बताने के लिए तो चौथी का बच्चा भी काफ़ी है। जो आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि शिवसेना और एनसीपी को ही सिर्फ रडार पे रखा जा रहा है, ये जो परसेप्शन है, ये जो बात चल रही है वो गलत है। कांग्रेस के भी कुछ लोगों का नाम आपने बताया कि कांग्रेस के 2 लोगों का नाम तो आया है, उस पर काम चल रहा है। 2-3 दिन के बाद काम पूरा होने के बाद वो भी नाम सामने आएंगे, क्योंकि कोई ज्याला मराठीत आम्ही म्हणतो की धुतल्या तांदळासारखे कोणी नाहीत। 500 आदिवासीच्या केसेस ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल को नहीं देना नाम के 500 फाइल्स मैंने पेंडिंग रखी थी, वो क्लियर कैसे हुए, क्यों हुए, ये आदिवासियों पर अन्याय है। तो ऐसे सारे मामले हैं। धुतले से तांदळा से आपने कहा है, जो ये सवाल जो आया था कि जैसे ही भाजपा में कोई भी नेता आता है तब वो धुतले तांदळा से हो जाता है। कोई विषय ही नहीं। हम किरीट जी ने आज सुबह बताया कि राणे जी वाला एक्शन अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्शन लेना है तो ले सकती है। और अजीत पवार जी का मामला चल रहा है, फाइनल एफआईआर जो तैयार हुआ, फाइनल का जो दस्तावेज तैयार हुआ है उसमें अजीत पवार जी का नाम है। आपने कहा था कि 2 दिन में कुछ बदलाव होंगे, मुझे माजी मंत्री मत कहो, पर अभी तो 4 दिन हो गए। मैंने कल उसका स्पष्टीकरण किया कि अपने यहाँ क्या हुआ है कि प्रेस में एक आध बात चली तो ये चली तो वो चली, ये चली वो चली, ऐसा चलता है, तो बीच में स्पष्टीकरण करने के लिए भी समय नहीं रहता है। अब शायद मामला ठंडा हुआ तो वह स्पष्टीकरण कल किया कि देहू में एक नाभिक समाज के तरुण को मैंने सलून ओपन करके दिया, उसका इनाग्रेशन था। तो ग्रामीण भाग में क्या होता है, माइक का बहुत यूज़ होता है, तो माइक से वो बम मार रहा था, माजी मंत्री बाला साहेब भगड़े स्टेज पर आइए, माजी मंत्री बोले माजी भी नहीं, वो 4 दिन में आज ही होने वाला। ये तो हम हंसी मजाक में करते हैं ना। उद्धव जी ने जिस प्रकार से हाँ, तो वो ही मुझे आश्चर्य लगा, तो मुझे मैं मेरे ओर झाँकने लगा कि क्या मैंने सच बोला, मैं एक सच बोला क्या, ऐसा लगे, इस प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कौन बोलता है कि ये भावी समीकरण बन सकता है, तो कौन गाड़ी में प्रवास करता है। अभी गाड़ी में प्रवास किया ना देवेंद्र जी ने और जयंत पाटिल ने। नहीं, एक बात मुझे पूछनी ये है कि आपने उद्धव जी को सलाह दी कि अजीत पवार के या एनसीपी के पास में आप गृह मंत्रालय ना दीजिए, क्या सुबह सवेरे आपने ये देवेंद्र जी को भी सलाह दी थी? देवेंद्र जी को जब शपथ ली गई थी, हाँ, तब ये सलाह आपने उनको भी दी थी क्या कि नॉट नेसेसरी। देवेंद्र जी ऐसे दबंग नेता है ना, तो ऐसे सब अजीत पवार किसी में लेकर घूमते हैं। तो उद्धव जी जैसा नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं क्या चल रहा है, और अभी बोलेंगे आपकी कल क्या हुआ हमको मालूम नहीं। देवेंद्र जी तो अरे उनके आयु पर मत जाइए। 5 साल एक सीएम महाराष्ट्र में काफ़ी साल के बाद रहा, शिवसेना ने बहुत तकलीफ देने के बाद भी रहा। उस समय भी 5 साल बार बार कांग्रेस राष्ट्रवादी ने प्रयत्न किया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना इकट्ठा आ जाए, एक बजट में वो प्रयत्न हुआ।